तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। ठीक है, आज से हम क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। बायो केमिस्ट्री मैथ चल रहा है, फिजिक्स का अभी तक एक भी लेक्चर नहीं हुआ, तो मैं फिजिक्स पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, लाइट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज लेक्चर को थोड़ा लाइट रखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले इसमें क्या देखा है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है और चीज़ों को कैसे दिखाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वाई वी कैन सी ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट दिखते क्यों है, उसका कुछ रीजन तो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमें दिखते क्यों, उसका कोई रीजन होना चाहिए। अब रीजन क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट दिखने का, जब भी कोई लाइट, जैसे मेरे चारों तरफ बहुत सारी लाइट लगी हुई है, जब भी कोई लाइट मेरी, जो आपको ये ड्रेस वाइट दिख रही है, वाइट क्यों दिख रही है और कोई कलर की क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि जो मेरा टी शर्ट है ये वाइट लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है और मतलब बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर ले रहा है और बाकी व्हाइट लाइट को बस खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जो कलर, जो भी कपड़ा या जो भी चीज जो कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही कलर आपको दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना रहा हूँ रेड कलर का पॉइंट बड़ा सा। अब ये क्या है, इस रेड कलर में बहुत सारी लाइट्स पड़ रही हैं, हर एक व्हाइट लाइट पूरी पड़ रही है। अब ये सारे कलर्स को एब्जॉर्व करके बस खाली रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए ये चीज आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। और अंधेरे में चीजें क्यों नहीं दिखती हैं, अंधेरे में लाइट ही नहीं रहती है, तो रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज को करेगा। समझ में आ रहा है, लाइट को एब्जॉर्व करके रिफ्लेक्ट करके आपको आपकी आंखों में पड़ती है, आपकी आंखों में जब पड़ती है तो आपको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होता है। ठीक है, अभी आंखों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, बस लाइट के बारे में देखना है, लाइट की प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि चीजें क्यों दिखती है। ऑब्जेक्ट आर विजुअल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट रिफ्लेक्टेड टू अवर आई। जब भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट विजुअल क्यों होते हैं, क्योंकि उस पर जो लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है लाइट और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पहुंचती है, इसीलिए हमें चीजें क्या होती है, विजुअल होती है। और डार्क रूम में ऑब्जेक्ट आर नॉट विजुअल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट नहीं होती है इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाते हैं डार्क रूम में। अब देखो सनलाइट, सनलाइट हेल्प, अच्छा सनलाइट हेल्प करती है दिन के समय देखने में, दिन के समय सन की लाइट की वजह से हमें दिखता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, देखो बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो दिखते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट को, सबकी सब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। अब जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, और जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है, उसके आर पार चीजें दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आया होगा आपको, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। क्लियर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड में देखो कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना। देखो क्या क्या होता है ऑप्टिकल फिनोमिना, मतलब जो लाइट या फिर जो वेव का फिनोमिना होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन, पहला तो लाइट का क्या होता है, फिनोमिना, इमेज फॉर्म होती है लाइट की वजह से। ठीक है बच्चों, लाइट की वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये रिफ्लेक्शन, इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, और रेनबो का फॉर्मेशन डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, और बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, और डिफ्रैक्शन वो हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ये सारे क्या है, लाइट के फिनोमिनास हैं, जिनके बारे में हम लोग आज की क्लास में तो नहीं, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये रेनबो का कलर और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक है, इस चैप्टर में नहीं है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स और बेंडिंग ऑफ लाइट इसी चैप्टर का पार्ट है, तो इसी चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ये लाइट के कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनास जो लाइट अपने काम करती है, ये सारे के सारे क्या है, चार फिनोमिनास हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब जो लाइट का नेचर है, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट के दो नेचर हैं। अब देखो क्या नेचर सही है क्या नहीं है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ गया पेन, हाँ देखो नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल डुअलिटी। कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मानते हैं, कुछ लोग वेव मानते हैं। क्या सही है अभी हम इस लेक्चर में ही आज क्लियर करके जाएंगे कि लाइट एक वेव है या फिर एक पार्टिकल है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कैसे देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन आई कि लाइट क्या करती है, मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। आपने भी देखा होगा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, टॉर्च जलाओ टॉर्च की लाइट सीधे चली जाती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये आपने देखा होगा। लेकिन और देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन कैसे आई, अगर कोई आप ओपेक ऑब्जेक्ट ला के रखोगे, ओपेक ऑब्जेक्ट ला के रखोगे तो उसके सामने शैडो बनेगी, उससे पार लाइट हो नहीं पा रही है, उसके साइड साइड से लाइट जा रही है, तो वहां पे उससे क्या बन रही है, शैडो बन रही है। ठीक है बच्चों,
और ये स्ट्रेट लाइन में ही चलने को क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है लाइट का स्ट्रेट लाइन में, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रे से। रे डायग्राम क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, 8th या फिर 7th में लाइट चैप्टर में रे डायग्राम वर्ड सुना होगा। तो जो लाइट का स्ट्रेट पाथ होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रे डायग्राम। रे से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल लाइट को हम एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, और कलेक्शन ऑफ रे को ही क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब बहुत सारी रेज एक साथ मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे मेरे ऊपर जो लाइट आ रही है वो एक सिंगल रे थोड़ी आ रही है, कई सारी कलेक्शन ऑफ रेज आ रही है, जिसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हम बोलते हैं बीम। कलर सही कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं कलर, जिसका डर था वही हुआ, चलो छोड़ो, देखो जा भाई सही हो जा। हाँ, बीम ऑफ लाइट। अरे कलेक्शन ऑफ लाइट रेस, लाइट रेस के कलेक्शन में क्या बोलते हैं बच्चों, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या जो स्ट्रेट पाथ होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रे ऑफ लाइट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, ये वाला पार्ट हमने देखा। सेकंड पार्ट देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने तो अभी तक पढ़ा सर कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। अगर लाइट में कोई लाइट, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखा तो उससे लाइट कैसे जाएगी, सीधे सीधे लाइट जाएगी, ऐसी सीधी सीधी जानी चाहिए लाइट। लेकिन यहाँ पर देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या शो करता है कि वेव क्या करती है, स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती है, वो काम पड़ने पर बेंड, मतलब जरूरत पड़ने पर बेंड भी हो जाती है। क्या ये चीज आपने कभी सुनी, ये थोड़ी सी अनोखी लग रही होगी चीज आपको। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कोई छोटा सा लाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लाइट का सोर्स रखूँ तो आप तो इमेज क्या बननी चाहिए, यहाँ से लाइट जानी चाहिए, बस यहाँ पर एक ब्राइट पार्ट बनना चाहिए, और यहाँ पर क्या बनना चाहिए, सबका सब डार्क बनना चाहिए, इस चीज की शैडो बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता कैसे है, लाइट का यहाँ सोर्स है तो लाइट इस तरह से कुछ जा जा करके यहाँ पर लाइट यहाँ डार्क बनाती है, यहाँ लाइट इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करती है लाइट, जिसकी वजह से क्या पता चला कि लाइट पूरी तरह रे भी नहीं बोल सकते लाइट को, मतलब लाइट को पूरी तरह पार्टिकल नहीं बोल सकते। पार्टिकल क्या, अगर आप एक बॉल को फेंक रहे हो तो वो सीधे जाएगा, वापस आएगा, अपना रास्ता खुद से तो नहीं बेंड कर लेगा, इनर्शिया ऑफ वो डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा। कोई भी पार्टिकल खुद से तो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है ना, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन लाइट क्या हो जा रही है बच्चों, बेंड हो जा रही है, कॉर्नर्स पे बेंड हो जा रही है, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर पे बेंड हो जा रही है लाइट, और इसी बेंडिंग फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रे नेचर को फेल कर दिया इसने, लाइट का जो रे नेचर है उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। रे क्या होती है, रे सीधे ही ट्रेवल करती है, लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या पता चला कि लाइट अपनी जगह से बेंड भी होती है, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है जो उसके शार्प कॉर्नर होते हैं वहां से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन ने क्या प्रूफ किया कि पूरी तरह से लाइट को हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक रे है या फिर वो एक पार्टिकल है। ठीक है, डिफ्रैक्शन सजेस्ट दैट लाइट बिहेव लाइक वेव। तो एक ये वेव की तरह बिहेव कर रही है। वेव मतलब क्या हुआ, वेव अभी आप लोग आगे पढ़ोगे डिटेल में उसके बारे में। और ये डिफ्रैक्शन भी आपके सिलेबस में है नहीं, बहुत डिटेल में सिलेबस में नहीं है, बस खाली एनसीईआरटी में एक ब्लॉक सा दे रखा है, उसके अंदर दिया होता है। एनसीईआरटी का हम कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी डिफ्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ोगे। तो इससे क्या पता चला डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, डिफ्रैक्शन से कि लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है, बस खाली पार्टिकल की तरह नहीं, वेव की तरह भी लाइट एक बिहेव करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या पता चला था, लाइट एक पार्टिकल है। फिर उसके बाद क्या पता चला, लाइट एक वेव है। ये डिफ्रैक्शन से क्या पता चला, लाइट एक वेव है। ठीक है, अब बाकी देखो, अब वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में कौन सी थ्योरी करेक्ट है, दोनों के बीच में वर्सेस कराया गया, हम करा दे रहे हैं वर्सेस दोनों के बीच में, देखते हैं कौन ज्यादा परफेक्ट है। तो वेव थ्योरी क्या करती है, वेव थ्योरी एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी एक तरह का फिनोमेना है लाइट का, जो कि वेव नेचर को करता है। ये 12th क्लास की फिजिक्स की बुक में है, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस खाली समझो कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को प्रूव करता है कौन सा, वेव नेचर। और बाकी ये जो इट फेल टू एक्सप्लेन द लाइट विथ मैटर्स। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रूफ लाइट की नहीं कर पाता है। जैसे वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाते हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, लेकिन ये फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आगे आएगा। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो वेव थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन
नहीं कर पाती है। ठीक है, अब अर्लियर 20th सेंचुरी स्टडी शो दैट, देखो स्टडी बेसिकली न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट एक पार्टिकल है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि जिन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। 20th सेंचुरी में न्यूटन ने क्या बोला कि वेव वेव कुछ नहीं है, लाइट, इन सब चीजों को छोड़ो, बस खाली लाइट एक क्या है, पार्टिकल है, और उन पार्टिकल्स का क्या नाम है, फोटॉन्स है। ठीक है, ये बहुत दिन तक माना जाने लगा। जब न्यूटन ने एक बार बोल दिया, जो चीज बोल दी वो चीज बोल दी, तो ये चीज मानते थे सब लोग क्या, कि वेव एक लाइट एक पार्टिकल्स है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है उसको क्या बोलते हैं, फोटॉन। जैसे मेरे ऊपर लाइट आ रही है तो मेरे ऊपर छोटे छोटे फोटॉन्स की बारिश हो रही है, ये चीज न्यूटन जी ने बोल दिया था। तो सब लोग मानने लगे थे कि हाँ ठीक है, अब न्यूटन ने बोल दिया पार्टिकल है तो है। फिर बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे डिफ्रैक्शन शो हुआ, फिर इंटरफेरेंस शो हुआ। तो इससे क्या हुआ, न्यूटन को धीरे धीरे हल्का पढ़ने शुरू हो गए। फिर आई क्वांटम थ्योरी। ठीक है, फिर क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसने क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि लाइट ना ही पूरी तरह से वेव है, ना ही पूरी तरह से पार्टिकल है। लाइट दोनों बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल भी और वेव बिहेवियर भी, दोनों चीजें शो करती है। तो लाइट क्या है, एक डुअलिटी नेचर शो करती है, जो कि क्या है, देखो क्या है, लाइट बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल बोथ। तो हम लाइट को क्या बोल सकते हैं, वेव भी है लाइट और एक पार्टिकल भी है। क्वांटम थ्योरी ने ये चीज कंक्लूजन निकाला कि पूरी तरह उसको वेव बोलना भी गलत है और पूरी तरह पार्टिकल बोलना भी गलत है। तो दोनों नेचर, दोनों बिहेवियर शो करती है। तो लाइट क्या है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है, तो इस चीज से, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि लाइट को हम बस खाली वेव भी नहीं बोल सकते, बस खाली पार्टिकल भी नहीं बोल सकते हैं। हम लाइट को क्या बोलेंगे, वेव एंड पार्टिकल बोथ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या शो करता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव नेचर शो करता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, आइंस्टाइन ने किया था कंफर्म पार्टिकल नेचर को। बाकी अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये सब चीजें क्या थी, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें थी। अगर ये चीजें आप नहीं भी याद रखोगे या बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये सब क्या है, 12th के सिलेबस में बस एनसीईआरटी में एक ऑरेंज कलर का बॉक्स बना है, जिसमें ये चीजें दे रखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ा दूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी लिखा भी है मोर टू नो। तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो इन सबको नोट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, ये हो गई इंट्रोडक्शन की बात। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं समराइज करता हूँ उसको एक लाइन में। क्या होता है, लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है। लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है, फोटॉन्स। लाइट जिन पार्टिकल से बनी है उनको फोटॉन्स बोलते हैं। और लाइट वेव भी है। वेव नेचर को कौन सा एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव नेचर को बताती है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव नेचर को बताती है। बाकी वो जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं लाइट की तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्या, आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से। क्या चीज होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट का टकरा करके वापस चले जाने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज आपने शुरू से पढ़ी है बचपन से, ये चीजें कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं, किसी स्मूथ सरफेस से लाइट टकराई और वापस चली गई, इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स है, वो चीज आप समझ लो। यहीं पे मैं टर्म्स बना दे रहा हूँ जो भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पहले दिखा दूं आप लोगों को, यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा लाइन वाइन अच्छे से बनाएंगे कायदे से। ठीक है, ये एक मिरर मान लेते हैं, सपोज दैट इट इज अ मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर ही बस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है। अब देखो इंसिडेंट लाइट, पहले इंसिडेंट लाइट आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। अब इस यहाँ पर बीच में हम बनाते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में मिरर में दिखती नहीं है आपको। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट, ये वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस वाली रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जहाँ पे सारे पॉइंट्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, बाकी ये नॉर्मल है। इतनी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। अब देखो क्या है, पहला लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है वो क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज, ये हर एक केस में होता है, चाहे कोई कोई सा भी मिरर हो, कोई भी वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये लॉ वैलिड है। आप चाहे स्फेरिकल मिरर लो, चाहे कुछ भी लो, हर एक सरफेस के लिए ये वाला लॉ वैलिड रहता है, ठीक है। अब दूसरा क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये एक बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। अब जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, और ये सबके सब कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, इसी प्लेन पे सबके सब लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर था इंसिडेंट, नॉर्मल, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब क्या है बेटा, इसी प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन कर पाओ, इसी प्लेन पे क्या होते हैं, सबके सब एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, एक्स वाई प्लेन पे ही होते हैं, ठीक है। 3D में कोई आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना, सबके सब या तो ऐसे है, ये है इंसिडेंट रे इसी वाले मेरे हाथ के प्लेन पे, यहाँ है नॉर्मल मेरे हाथ के प्लेन पे, और यहाँ है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, सबके सब एक ही प्लेन पे लाइक करते हैं, बस यही दे रखा है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, दिस लॉ अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रूल अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल मिरर्स पे भी ये रूल अप्लाई होता है। मैं दिखाऊंगा कैसे अप्लाई होता है, देखिएगा आप लोग आगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। क्या दे रखा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हो गया ना, ये चीज तो हो गई है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या है, देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, वो वर्चुअल होती है। गेट खोल दो भाई। ये जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल इमेज का मतलब ये है, जब भी जो रेज ऑफ लाइट होती हैं, या फिर आप ये समझ लो जो मिरर के अंदर, अभी मोटा मोटा हिसाब समझो कि जो मिरर के अंदर इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल इमेज, और जो मिरर के बाहर किसी स्क्रीन पे इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, मिरर के सामने आप खड़े हो, आपकी इमेज जो अंदर बन रही है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, और जो आप जैसे प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर से जो पर्दे पे इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। मिरर के अलावा कहीं और इमेज बन रही है तो वो कैसी इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। अब देखो, जो इमेज बनती है उससे वो कैसी होती है, वर्चुअल। आपने प्लेन मिरर में देखा होगा, मिरर के अंदर ही आपकी इमेज बनती है, तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और इरेक्ट मतलब आपकी जो सीधी, अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी कैसी बनती है, सीधी ही बनती है, ठीक है। अब जितनी जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज की आपकी इमेज भी बनती है, और जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी ही दूर मिरर से फ्रंट में क्या होता है, इमेज भी होती है। जैसे जितना दूर आप मिरर से खड़े हो, आपकी इमेज भी उतना ही दूर मिरर से बनेगी, और जिस साइज की आप हो उसी साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। और लिटरली इन्वर्ट, लेटरली इन्वर्ट बनती है, मतलब आपका राइट जो होता है वो लेफ्ट बन जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, 8th 7th में भी, बाकी अभी मैंने भी बता दिया। क्या क्या 4 प्रॉपर्टी है, पहली वर्चुअल और इरेक्ट है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, जितना दूर आपका मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर मिरर से इमेज भी होती है। अब इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्ट होती है, मतलब राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट उठेगा, लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट उठेगा, मिरर के सामने करके देखना ये चीज। अब एनसीईआरटी में देखो बच्चों, एक दे रखा है एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या एक्टिविटी जो दी होती है वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट है। आप एक स्पून लो, अगर छोटा वाला स्पून लोगे तो काम नहीं चलेगा, आप एक बड़ा सा सर्विंग स्पून लो, ठीक है। सर्विंग स्पून आप लोगे, उसमें क्या देखोगे, इनर साइड ऑफ स्पून, इनर साइड जो गड्ढा वाला होता है जिससे सर्व करते हो उसको देखो, तो उसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो अपराइट इमेज बनेगी, और लार्ज बड़ी होगी, जूम होकर बनेगी इमेज, ठीक है। और इमेज कैसे रहेगी, इन्वर्टेड। हाँ, अगर आप थोड़ा और क्लोज फेस के एकदम क्लोज रखोगे तो कैसे लार्ज और अपराइट बनेगी, लेकिन थोड़ा दूर कर दोगे तो कैसी बन जाएगी इमेज, इन्वर्टेड बन जाएगी और स्मॉलर इमेज बन जाएगी। ऐसे करके देखना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस बनेगी। जब आप इनर वाला देखोगे तो कॉनकेव सरफेस बनेगी, जब उल्टा देखोगे तो कैसे बन जाएगी, कॉन्वेक्स सरफेस। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब मैं आपको समझाऊंगा बस इस एक्सपेरिमेंट को देख लो। कॉनकेव मतलब गड्ढा वाला पार्ट, और कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ पार्ट। जब चम्मच को उल्टा कर दोगे, उभरा हुआ पार्ट देखोगे तो वो सरफेस कैसे हो जाएगी, कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी। कॉन्वेक्स सरफेस कैसे इमेज फॉर्म करेगी, हर बार चाहे आप दूर ले जाओ चाहे पास ले जाओ, इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, और कैसी बनेगी, अपराइट बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। दूर ले जाओ पास ले जाओ कैसा भी रखो, इमेज सीधी बनेगी। लेकिन जब आपने क्या किया था, कॉनकेव वाला सरफेस देख रहे थे तो इमेज जब पास आके तो सीधी बन रही थी, दूर रखने पे क्या बन जा रही थी, इन्वर्टेड बन जा रही थी, ठीक है। इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज बन जा रही थी, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ये चीज समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं।
अब आगे हम लोग स्फेरिकल इमेजेस के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अब दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक क्या होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको रीड करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो दो टाइप के मिरर्स होते हैं आपके। ये क्या होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ। ये दो टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, इसके पीछे मत परेशान हो, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्निकल टर्म्स के चक्कर में पढ़ के परेशान मत हो। हाँ हाँ, मोर कलर्स का ऑप्शन नहीं आता है क्या? कस्टम कलर, स्लाइड जैसा कलर चाहिए मुझे ताकि मैं इसको छुपा पाऊँ। अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ो। हमें क्या करना है बस वाइट कलर लो। ये कैसे कौन की मिला? ठीक है, मैंने तो वाइट कलर लिया था। चलो ये वाइट कलर लो, ठीक है। अब बनाओ यहाँ पर एक छोटा सा कर्व, ठीक है। अब एक साइड पॉलिश कर दो, एक साइड पॉलिश कर दो। जिस साइड पॉलिश करोगे उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। ये वाली साइड क्या होगी बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। जब ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, इस वाले मिरर को क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर। जब ये बड़ा गंदा बन गया है तो गोल में सर्कल में गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर जब आपके देखो लाइट कहाँ जाएगी? यहाँ पर आएगी ना, केव के अंदर। ये गुफा जैसा बन रहा है, याद रखने का यही तरीका है। केव के अंदर जब लाइट जा रही है तो कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसमें केव की तरह बन रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के अंदर है तो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव के अंदर लाइट जा रही है, कॉनकेव मिरर। और जब ऐसा उल्टा कर दिया जाए, अंदर वाला पार्ट को पॉलिश कर दिया जाए, बाहर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो ये कैसा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। एक याद कर लो बस, कॉनकेव याद कर लो, कॉन्वेक्स तो उसका उल्टा हो जाएगा। कॉनकेव मतलब जब केव के अंदर लाइट जाए तो कॉनकेव मिरर, जब ये उल्टा ऐसे उभरा रहे तो कॉन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में, इनर सरफेस ऑफ स्पून कॉनकेव, आउटर सरफेस ऑफ स्पून कॉन्वेक्स। ठीक है, आपको जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी सबसे आसान तरीका जिस तरह से मैंने भी अपने बचपन में याद किया था, क्या? केव के अंदर लाइट जा रही है केव जैसा तो ये कॉनकेव, इधर पीछे से लाइट जा रही है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम यही स्फेरिकल मिरर पे ही ऑपरेशन करेंगे पूरा। ठीक है, कैसे इमेज बन रही है, क्या हो रहा है, कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाए। और जो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, इसको मैं चाहूँगा कि अपने तरीके से आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, फिगर विगर छोड़ो, मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, ओके, ठीक है, नया पेज ऐड करके। अब देखो पहले हम कॉनकेव की बात कर लेते हैं। देखो ज़्यादा भाव जो इस मिरर को मिलता है वो कॉनकेव मिरर ही है। कॉनकेव मिरर को ही ज़्यादा भाव मिलता है, तो कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्या हो रहा है भाई? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिख नहीं रहा है, बढ़िया नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँगा। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लिया जाए पेन का। इस पेन से लिखें क्या? बड़ा गंदा चल रहा है तो इस पेन से लिख के देखते हैं। बैक बहुत गंदा चल रहा है ये भी। चलो, जो ट्रेडिशनल है वही यूज़ करेंगे। फिर गंदा चल नहीं रहा है, आपकी राइटिंग ही बहुत गंदी है इसलिए गंदा ही दिखेगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कॉनकेव, ये है कॉनकेव, पॉलिश करेंगे। अब कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड है। देखो ये किसी एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट है। हम ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि पहले क्या रहा होगा? एक बड़ा सा स्फेयर रहा होगा। अब जब स्फेयर है तो स्फेयर का क्या होगा? कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो जो स्फेयर का सेंटर होता है वही क्या हो जाता है? इस वाले मिरर का पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये स्फेयर अगर मैं मिटा रहा हूँ तो ये जिस स्फेयर का सेंटर, जिस स्फेयर का मिरर पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जिसको सी से डिनोट करते हैं। बाकी
ये वाला पार्ट क्या होता है, पोल। ये मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसको पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल और सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जितना लंबा ये रेडियस है इसका, उसको अगर उसका आधा कर दिया जाए तो जो पार्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है, और ये वाली जो पूरी एक्सिस है, इस पूरी एक्सेस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। इस एक्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस से होकर के चली जाती है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स की बात किया जाए, कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होती है। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ऐसे, अब सेंटर तो उधर ही रहेगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, फिर ये होता है फोकस उसका, और ये होता है पोल। अगेन इसमें भी सेम चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे उसमें था वैसे भी। और इसमें भी अगर कोई भी रे इंसिडेंट पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल, और ये वाली एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। अब कोई भी रे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो वो रियल में आकर के नहीं मिलती है फोकस से, मिलती हुई दिखती है, ठीक है, मिलती हुई हमें फील होती है। अब ये चीज़ें भी डिटेल में देखेंगे, बस ये समझ लो ये टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर थे। अच्छा, एपर्चर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना बड़ा है, ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ आप थ्योरेटिकली देख लो भाई, जो मुझे, हाँ, पोल क्या है, सेंटर ऑफ मिरर। मिरर का जो सेंटर है उसी को पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट। जिस मिरर से, जिस स्फीयर से मिरर को काटा है उसका जो सेंटर है उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ बना भी हुआ है इमेज, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सेस, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दे रखी है। अच्छा, डिफिनेशन अलग अलग होती है प्रिंसिपल फोकस की। कॉनकेव मिरर की क्या होती है, रे कन्वर्ज एट फोकस, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, रे अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये चीज मैंने अभी दिखाई थी करके, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को फोकस बोलते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, ये टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या है की फॉर्मूला, जो फॉर्मूला क्या है बेटा, जो फोकस होता है, मैंने बताया था ना, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। ये सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर पोल है। सेंटर से पोल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है, और इससे का जस्ट आधी दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकस होता है, या फिर हम फोकस को बोल सकते हैं फोकस इज इक्वल टू 2r/2। रेडियस का आधी कोई फोकल लेंथ बोलते हैं। स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है, r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो उसका आधा जस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ दैट इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब एपर्चर, एपर्चर मैंने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लेंथ होती है या डायमीटर होता है उसे क्या बोलते हैं, मिरर का एपर्चर बोलते हैं। और बाकी एक एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं लास्ट आज का, यहीं पे लेक्चर को समाप्त करेंगे। अरे क्या हो रहा है यार, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक कॉनकेव मिरर को ले लो, फोकस वो सन की तरफ फोल्ड करो, कॉनकेव मिरर को लो, सन की तरफ फोल्ड करो, एक पेपर रखो। अब सन की लाइट को ला करके पेपर पे फोकस करो। जब एकदम पतला सा बीम बन जाए, मतलब लाइट की एक बहुत पतली सी सन की जो इमेज है बहुत पतली सी बन जाए और पेपर जलना शुरू हो जाए, तो वहां से पेपर से लेकर के मिरर के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करोगे वही क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, होल्ड अ कॉनकेव मिरर फेसिंग सन, सन को फेस करते हुए करो। अब रिफ्लेक्ट द लाइट onto a paper sheet until bright spot appear। एकदम ब्राइट स्पॉट, छोटा सा स्पॉट आ जाए सन का, तब तक आपको क्या करना है, उसको फोकस एडजस्ट करते रहना है। पेपर बर्न, जब पेपर क्या होगा, बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लाइट उस पर पड़ेगी, एकदम एकदम बहुत हल्की सी, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, इसीलिए पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। अब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू द स्पॉट, जो स्पॉट बना है उससे मिरर का जो डिस्टेंस है वही क्या है, फोकल लेंथ है। अब क्यों है ये चीज, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब भी कोई दूर से लाइट आती है तो दूर से जब लाइट आएगी वो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सेस से क्या होगी, पैरेलल होगी। मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, जब भी कोई लाइट दूर से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल होगी, और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है वो फोकस से होकर के जाती है। सारे के सारे यहाँ पर लाइट कलेक्ट हो जाएगी। जब सारी की सारी लाइट कलेक्ट हो जाएगी, बहुत इंटेंसिटी की लाइट बन जाएगी जिसकी वजह से पेपर जलने लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। क्या और कुछ है आपके लिए?
नहीं है बच्चों। आज के लिए हमारे लिए इतना ही है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं या कुछ डाउट रह गया तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को भी कवर कर लूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।